अब एनसीपी में कहीं ना कहीं ये जो दो फाड़ है वो देखने को मिल रही है। अनामिका, सुमित, सृष्टि लौटेंगे आपके पास और कई अहम जानकारी आपसे और लेंगे, क्योंकि ग्राउंड जीरो पर हमारी एक बड़ी टीम मौजूद है। लेकिन फिलहाल नंबर गेम को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। ये नंबर गेम है एनसीपी का। यहां पर देखिए, ये शरद पवार और यहां पर आप देख रहे हैं अजीत पवार को। अब इन दोनों का नंबर गेम आप समझने की कोशिश कीजिए। शरद पवार के पास इस वक्त 10 विधायक, 2 लोकसभा सांसद, 3 विधान परिषद सदस्य हैं, जो अभी जानकारी निकलकर सामने आ रही है। और अजीत पवार जिस तरह का दावा ठोकते नजर आ रहे हैं, उसके अनुसार 43 विधायक अजीत पवार के साथ हैं, 3 लोकसभा सांसद हैं, 9 विधान परिषद सदस्य हैं। यानी कि जो बहुमत है वो अजीत पवार के पाले में, अजीत पवार की तरफ जाती हुई ज्यादा नजर आ रही है। और वो अजीत पवार जो कभी शरद पवार के शिष्य थे, शरद पवार के भतीजे हैं, वो आज शरद पवार से ही आगे निकलते हुए नजर आ रहे हैं। और यही एक बड़ी वजह है कि महाराष्ट्र की सियासत में इस वक्त पवार वर्सेस पवार देखा जा रहा है। ये जो नंबर गेम हम आपको दिखा रहे हैं, विधायकों की काउंटिंग अगर आप देख लीजिए, आप लोकसभा सांसद की काउंटिंग देख लीजिए, आप विधान परिषद सदस्य की काउंटिंग देख लीजिए, हर एक चीज में अजीत पवार ही जो है वो सीधे आगे तौर पर यानी कि बहुमत के साथ नजर आ रहे हैं। इसमें शरद पवार के लिए जो लड़ाई है वो आसान नहीं होने वाली है कि तमाम विधायकों को वो एकजुट कर पाए और अपने पास, अपनी पार्टी में, अपने गुट में रख पाए। इसी पर आधारित एक रिपोर्ट देखिए कि किस तरीके से महाराष्ट्र की सियासत में इतने बड़े फेरबदल देखने को मिल रहे हैं। बाद 13 अप्रैल को आपके और शिंदे जी के साथ अजीत पवार की मीटिंग हुई, तो मैं आपको बहुत डायरेक्ट सवाल पूछ रहा हूं फडणवीस जी, क्या अजीत पवार इन पर्टिकुलर आपके बैकअप प्लान हैं या थे? मैं और पूछूंगा, मैं फिर से पूछूंगा, आप याद करने की कोशिश कीजिए। नहीं, मैं भूलता नहीं हूं। हम लोग दुश्मन नहीं है, हम पॉलिटिकल राइवल्स हैं। एक्चुअली इट्स फैक्ट। स्टोरीज बहुत, स्टोरीज नहीं है, स्टोरी है। मैं आपको बताता हूं। कांटेक्ट हुई थी कि नहीं? आपकी डिस्कशंस हुई थी कि नहीं शरद पवार के साथ? नहीं। शरद पवार के साथ याद करिए, होगा जरूर होगा। आप डिनाई कर रहे हैं। नो, आप इंसाइट कर रहे थे अजीत पवार को, आप सपोर्ट लेने को तैयार है अजीत पवार। क्या एनसीपी आपकी प्लान भी नहीं थी? बिल्कुल नहीं। महाराष्ट्र के सियासी घमासान की इनसाइड स्टोरी क्या है? कितने दिन पहले लिखी गई थी उठापटक की पटकथा? कौन मिला, किससे मिला, कब मिला? ये वो सवाल है जिनके जवाब सब जानना चाहते हैं। हम एक एक करके इन सवालों के जवाब आपको बता देते हैं। महाराष्ट्र की सियासत में आने वाले भूचाल के संकेत 4 दिन पहले ही मिल गए थे। रिपब्लिक भारत के एडिटर इन चीफ अर्नब गोस्वामी ने देवेंद्र फडणवीस से 28 जून को एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में सीधे इससे जुड़े सवाल पूछे थे और फडणवीस के जवाबों से भी तभी ये संकेत मिल गए थे कि महाराष्ट्र की सियासत में उठापटक होना तय है। There was a time on 9th April. फडणवीस जी, you are a master politician. एक टाइम था जब अजीत पवार अपने पार्टी के नेताओं के साथ बात नहीं कर रहे थे, मगर वो सह्याद्री गेस्ट हाउस में आपके और एकनाथ शिंदे के साथ मीटिंग कर रहे थे 9 अप्रैल को। और मुझे लगता है जो मेरी असेसमेंट है कि यू आर गोइंग टू ओपन अप द अजीत पवार कार्ड समटाइम इन द फ्यूचर। 1978 में शरद पवार जी ये वसंत दादा पाटिल के मंत्रिमंडल में मंत्री थे। उन्होंने वहाँ से 40 लोग निकाले, वसंत दादा की गवर्नमेंट को नीचे लाया, बीजेपी के साथ मिलकर उन्होंने गवर्नमेंट बनाई और वो खुद मुख्यमंत्री बने। तो ये चीज़ जो उन्होंने की, इसको अगर एनसीपी के या शिवसेना के लोग एक पॉलिटिकल एक्यूमेन कहते हैं या पॉलिटिकल वाइजनेस कहते हैं, तो मैंने कहा कि शिंदे जी ने क्या अलग किया? शिंदे जी ने भी उद्धव ठाकरे की सरकार में थे, वहाँ से 50 लोग निकाले, बीजेपी के साथ सरकार बनाई। तो अगर पवार साहब ने बनाई हुई सरकार ये बेईमानी नहीं है, और मैं नहीं कहता बेईमानी है, अगर वो बेईमानी नहीं है तो एकनाथ शिंदे की सरकार कैसे बेईमानी होगी? रिपब्लिक भारत के एडिटर इन चीफ अर्नब गोस्वामी ने देवेंद्र फडणवीस से फिर सियासी गठजोड़ से जुड़ा सवाल पूछा, तो देवेंद्र फडणवीस ने इशारों में अजित पवार के बीजेपी के पाले में आने की गाथा पर लगभग मुहर लगा दी थी। आप वो क्यों करेंगे जो शरद पवार ने किया? आप
और आपकी और शरद पवार की पॉलिटिक्स अलग है, आपकी पार्टी अलग है। हाँ बिल्कुल अलग है। उन्होंने कहा कि जनसंघ उस समय मेरे साथ थी, मगर देवेंद्र फडणवीस जी, सवाल मेरा ये है जी, क्या भारतीय जनता पार्टी की कांग्रेसिफिकेशन हो चुकी है? कोई किसी के साथ भी हाथ मिला लेते हैं, आइडियोलॉजी का जगह नहीं है क्या? अगर आपने जब अजित पवार के साथ सरकार बनाई, एक है कि आपको किसी ने धोखा दिया तो आपको बनाना पड़ा, मगर वो कंपल्शन है, क्या वो अच्छी सिचुएशन है? पॉलिटिक्स में आपको जिंदा रहना पड़ता है। आप आइडियोलॉजी तभी अपनी इन्फोर्स कर पाओगे जब जिंदा रहोगे। आज मुझे बताइए समाजवादी कहाँ है? ना वो समाजवादी रहे ना उनकी आइडियोलॉजी रही। हम जिंदा है। देखिए मैं बार बार ये कहता हूँ कि मैं कोई दुनिया का सबसे ईमानदार आदमी नहीं हूँ। मैं भी पॉलिटिक्स में कुछ कॉम्प्रोमाइज़ करता हूँ, लेकिन मुझे पता है कहाँ तक जाना है, मेरी सीमा क्या है। मुझे जब पॉलिटिक्स में जिंदा रहना है तो मैं पॉलिटिक्स में, अगर उद्धव ठाकरे मेरे साथ बेईमानी करके मुझे राजनीति में परास्त करते हैं तो मैं अजित पवार को साथ में लेकर उनको जवाब देता हूँ, क्योंकि मुझे जिंदा रहना है। और इसलिए ये कॉम्प्रोमाइज़ करने पड़ते हैं, कई बार करते हैं। और कोई अगर कहता होगा कि मैं नहीं करता तो ऐसा नहीं होता है।